Hello everyone. In this video, basically we are going to discuss top 5 most difficult questions of second shift of 17th March exam. केमिस्ट्री में जो भी 5 मुश्किल क्वेश्चन लगे स्टूडेंट्स को उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. I'm sharing my screen. Yes, it should be visible. तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है यूट्रोफिकेशन के बारे में एंड दे आर सेइंग कि कौन सा इनकरेक्ट रीजन है about eutrophication. So excess use of fertilizers, yes. Excess use of fertilizers तो correct reason है. Excess use of detergents ये भी correct reason है. हमने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया होते हैं वो कंज्यूम करते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को बायोडिग्रेड कर देते हैं. फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट होता है, उनके वजह से उनकी ग्रोथ बूस्ट हो जाती है. तो इवेंचुअली यस दे आर हेल्पिंग इन यूट्रोफिकेशन. और फिर इन्होंने लिखा डेंस plant population in water bodies, yes, it also adversely affects aquatic life in the like aquatic life in rivers, in water sources. तो ये भी correct reason है eutrophication का. क्या नहीं है? lack of nutrients in water bodies that prevent plant growth. plant growth अगर prevent हो गई तो फिर तो eutrophication होगा ही नहीं ना. तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन दिया गया है वो यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो तो यूट्रोफिकेशन से बिल्कुल उल्टा है. तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा दैट वुड बी डी ओनली. ठीक है, सो इट वुड बी डी ओनली. अगर ऑप्शन से देखेंगे तो आई थिंक वी विल गो विद व्हिच ऑप्शन. दिस इज 664. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कहानी है? इस क्वेश्चन में दिया गया है कार्बोकेटाइन बनाए गए, नॉर्मल रिएक्शन है. ये तो आई थिंक ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, इस पे तो इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए. H प्लस ऐड हुआ है, बचपन से पढ़ते आए हैं. एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है, एक एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है. अच्छा, इसमें बस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो दो कार्बोकेटाइन बनवाए गए हैं, है ना, तो इसको कार्बोकेटाइन ए बोला है, इसको कार्बोकेटाइन बी बोला है. तो क्लियरली स्टेबल कौन सा ज्यादा है? यस, क्लियरली बी इज मोर स्टेबल. हाउएवर आई थिंक जो कंफ्यूजन रही होगी स्टूडेंट्स को वो ये रही होगी कि इन्होंने फास्टर रेट, स्लोअर रेट ऐसा कुछ पूछ लिया है ना. तो आई थिंक हमें समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन का आरडीएस है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है एंड द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन इज, है ना. आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि अगर हम कार्बोकेटाइन बना रहे हैं तो हम बेसिकली सपोज करो ये कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, और जितना कम रिक्वायर्ड होगी उतना रिएक्शन फास्टर रेट पे होगी. ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वो तो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है ना. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कार्बोकेटाइन बी जो है वो स्टेबल भी है और रिलेटिवली फास्टर रेट पे बनेगा. तो सी जो ऑप्शन है which is like 680, that would be the correct answer. Third, this one is good. This is good question. यहाँ पे एनिसोल बनने की फीलिंग आ रही है, N2 रिलीज हो रहा है, तो बेंजीन डायजोनियम कार्बोकेटाइन बीडीसी बनने की तो पूरी पूरी फीलिंग है ना. अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये ग्रुप यहाँ पे लगा रह गया, ये जो OCH3 है ये यहाँ पे लगा रह गया एनिसोल बनाने के लिए. तो इसका मतलब OCH3 तो पक्का पक्का पहले से ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए कि वो बाद में भी सरवाइव कर जाए. जैसे ये पोजीशन है, नो इट कांट बी हियर ना. अभी N2 तो हट जाएगा यहाँ से, इट कांट बी हियर, राइट. इट कैन बी हियर, यस, बिकॉज इट वोंट बी अटैक्ड. तो बहुत क्लियर आंसर हो गया कि हमारे पास 1 या 4 में से ही आंसर होगा. 2 और 3 तो बेकार हो गए. ठीक है, 2 और 3 बिल्कुल बेकार है क्योंकि उन्होंने रिएक्टेंट ही ढंग का नहीं दिया. अच्छा, अब बात आई किस पे? एक्स और वाई ढूंढने पे. एक्स और वाई ढूंढने पे अब वैसे तो चलो एनालिसिस करके ऐसे ही निकाल लेते, लेकिन सोचना ये था कि एक्स वाई में सीएल तो होना चाहिए, तो ये एक जगह तो सीएल होगा. ठीक है, तो वो HCl इन्होंने इस ऑप्शन में दिया. ये तो हो गई तुक्के वाली बात, बट पॉइंट भी कि रिएक्शन प्रॉपर एनसीईआरटी में दी गई है कि अगर आप सिंपली क्या करना चाहते हो, H से रिप्लेस करवाना चाहते हो, है ना. इफ यू सिंपली जस्ट वांट टू रिप्लेस दिस पोजीशन जहाँ पे अभी ये बीडीसी बना हुआ है ना, इसको अगर हम रिप्लेस कराना चाहते हैं तो ऑल वी हैव टू डू इज लाइक ETOH से रिएक्शन करानी, और वो ETOH इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ऐसा ऑप्शन देखोगे तो ये चीज है हमारे पास. ठीक है, दी आंसर. चलो
आगे चलते हैं। आगे क्या कहानी है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स कैन बी सेपरेटेड। ये क्यों पूछा है भाई? ये तो कहाँ से मुश्किल हो गया। बड़ा क्लियर सा आंसर है इसका तो। अपने पास हिंसबर्ग टेस्ट तो होता ही है। हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट में क्या रिएजेंट यूज करते हैं? तो हिंसबर्ग टेस्ट में क्या रिएजेंट यूज करते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पे कोई सच बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो नहीं दिया है, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड दे दिया। तो यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो उससे ओवरऑल रिएक्शन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेरिवेटिव ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। और क्या कहानी होती थी कि प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्ट भी करता है, और बाद में जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्युबल इन बेस होता है, सॉल्युबल इन एल्कली होता है। सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करता है बट द प्रोडक्ट इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली, एंड टर्शरी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। तो इस तरीके से ये सेपरेशन में हेल्प करा देता है। तो आंसर वुड बी बी पार्ट, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज लाइक डेरिवेटिव ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में है भाई? 1 मोलल K4FeCN6 हैज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.4। ओके, तो K4FeCN6, आई थिंक ये डब्बा नहीं लगा हुआ तो कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत पढ़ लिया ये सब हमने। तो FeCN6 4 माइनस। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे कहानी क्या चल रही है सोचना पड़ेगा। 1 मोलल बोला हुआ है, तो ये तो हमें मोलालिटी दी है सीधा सीधा। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा बेटा कि सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है। C में से C अल्फा गायब हो गया, ये C अल्फा बन गए, 4C अल्फा बने, सॉरी, ये C अल्फा बने, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है कि एक मोल से इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स आ गए अपने पास, कितने मोल पार्टिकल्स आ गए। तो अभी टोटल कितने मोल पार्टिकल्स आ गए? C- C अल्फा प्लस 4C अल्फा प्लस C अल्फा, तो नेट आया C प्लस 4C अल्फा, यानी कि C मोल से हमारे पास C प्लस 4C अल्फा आ गए। यानी अगर वो एक मोल होता तो कितने आते? एक मोल होता तो 1 प्लस 4 अल्फा आ जाते, ठीक है। अगर एक मोल होता तो 1 प्लस 4 अल्फा आ जाते, और अल्फा आपको कितना दिया हुआ है? 0.4 दे ही रखे हैं, तो इसका मतलब आई जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो कितना निकल के आ गया हमारा? 1 प्लस 0.4 इंटू 4 विच इज लाइक 2.6, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू आ गई वो लगभग लगभग 2.6 आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं। अगर ये 100% टूट गया होता, अगर ये 100% टूट गया होता तो कितने पार्टिकल्स बन गए होते लगभग लगभग? अगर ये 100% टूट गया होता तो 5 पार्टिकल बन जाते एक से, ठीक है। तो अगर सिर्फ 40% टूटा है तो नेट जो अनडिसोसिएटेड प्लस डिसोसिएटेड पार्टिकल्स का सम है दैट इज गिविंग अस 2.6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई आई की। इसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल ही है, क्या बोला इन्होंने? इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट अगर बराबर है तो हम ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या कहानी होगी? दोनों सॉल्यूशन एक्वस है, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन एक्वस है। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है तो दोनों के इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल रहे होंगे। और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? डेल्टा टी बी ऑफ, मान लो फर्स्ट, अगर हम बोल रहे हैं डेल्टा टी बी ऑफ सेकेंड, तो इसका क्या मतलब हुआ? डेल्टा टी बी किसके बराबर हुआ? आई टाइम्स के बी टाइम्स मोलालिटी, यहाँ भी आई टाइम्स मोलालिटी टाइम्स के बी, ठीक है। क्योंकि पानी है दोनों केसेस में, तो के बी तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो ये के बी तो कैंसिल हो गए। अच्छा, आई इसका 1 दिया होगा सेकेंड वाले सॉल्यूशन का, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख रखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई 1 है, यानी मोलालिटी आ जाएगी हमारे पास सीधी सीधी। मोलालिटी यहाँ से कितनी आई भाई? आई था 2.6, एम है कितना? 1, तो हमारे पास मोलालिटी दूसरे वाले सॉल्यूशन की कितनी आ गई? 2.6, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है? जो ये मोलालिटी है 2.6 आई है, इस सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज कितना है? 18.1%। तो जब सॉल्यूशन की मोलालिटी आ गई है हमारे पास, और सॉल्यूशन का वेंट ऑफ फैक्टर भी आ गया है, तो बेसिकली अब इनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से रिलेशन निकलेगा इनमें। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि 18.1 वेट परसेंटेज दिया है सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 18.1 ग्राम क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि बचा हुआ कितना हो गया? 81.9 ग्राम।
81.9 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। और इसकी अगर हम मोलालिटी निकालना चाहें तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, फिर मोलालिटी हम निकाल सकते हैं कि मोलालिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट लेकिन इन केजी, और ये कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 2.6, तो ये मोलालिटी हमने शुरू में निकाल ली थी ना, विच इज लाइक 2.6, उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 81.9 इंटू 2.6। इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आएगा, बेसिकली 18.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 81.9 डिवाइडेड बाई 2.6, तो ये जो आंसर आ रहा है अपना, ये 85 पॉइंट कुछ कुछ आ रहे है ना, बहुत 85.00 कुछ आ रहे हैं, बट यस बिकॉज हमें नियरेस्ट इंटीजर रिपोर्ट करना है तो वी विल गो विद 85, ठीक है। तो ये बेसिकली वही 5 क्वेश्चन जो 17 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में स्टूडेंट्स को लगे कि थोड़े से डाइसी थे, तो उनको अपन ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अगली वीडियोस में वी विल ट्राई टू सी क्वेश्चन फ्रॉम 2 शिफ्ट्स ऑफ 18th मार्च। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।